हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग ड्रामा की मेन लीड को देखते हैं, जो अपनी ड्रोन के थ्रू से एक हाई प्रोफाइल मीटिंग स्पाई कर रहा था। और ये सब करते टाइम उसे बहुत ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था। यह एक लेडी उसे पूछती है, क्या तुम पुलिस से हो? वो कहती है, नो आई एम ए ऑडिटर। और ये कहने के साथ साथ वो अपना काम खत्म करके वहाँ से जाने लग जाता है। उसके बाद और कुछ एम्प्लॉय को लेके वो कंपनी में आती है मिस्टर कांग के पास। एक्चुअली ये इस कंपनी का डायरेक्टर था, लेकिन वो कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा था और उसी का सबूत लेके आया था यूजून। और ये सब देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है यूजून को कोई ऑडिटर नहीं बल्कि सीआईडी होना चाहिए था। मैनेजर कहती है, एक नॉर्मल सी मीटिंग को तुम ऐसा करके क्यों दिखा रहे हो? बल्कि मैं तो तुम पे केस कर सकती हूँ कि तुम मेरे प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर किया। इस बातों का यूजून ब्रेवली जवाब देता है कि इस मीटिंग में ही एक पर्सन था जिसे आप शायद साउथ कोरियन समझ रहे हो, लेकिन वो नॉर्थ कोरिया से बिलोंग करती है। इसलिए आप अभी सारे सच्चाई कबूल करोगे या मैं आपको स्पाई की केस में अंदर करवा दूँ और उसके बाद ऐसे धराए लगाऊंगी कि जेल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे आप। और अपना लास्ट चाल चलते हुए वो मैनेजर को आउट कर दिया था। इसके बाद जब वो बाहर आते हैं यहाँ और एक टीम को हम लोगों को दिखाया जाता है जो सिर्फ नाम का ही ऑडिटर था, लेकिन उन लोगों का काम बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं था, बल्कि वो लोग तो छोटा मोटा काम करता था, जैसे कि किसी हस्बैंड वाइफ का स्कैंडल पकड़ना या किसी एम्प्लॉय का छोटा सा कोई कंप्लेंट। और आज भी इसी एक बात को लेके यहाँ हंगामा मचा हुआ था। और यूजून जो इन लोगों को देख के जस्ट यू वाला फील आता है। सीन कट होता है और हम लोगों को यूजून की एक नॉर्मल सा डे दिखाया जाता है, जहाँ उसकी लग्जरियस एंड पर्सनालिटी की बारे में बताया जा रहा था। वो जैसे ड्रेसअप करती थी और उसके पास इतना सारा लग्जरियस सामान था, कोई देख के कह ही नहीं सकता कि वो एक कंपनी का एम्प्लॉय है, बल्कि उसकी वाइफ तो सीईओ टाइप का था। आज भी वो मजे मजे से तैयार होके ऑफिस जा रहा था और हम लोग ऑफिस में देखते हैं जहाँ उसी का एक ऐड चल रहा था जिसमें उसको सिलेक्ट किया गया था, ऑफ कोर्स उसकी गुड लुक की वजह से। और हम लोग यहाँ कंपनी की सीईओ को देखते हैं। मुझे यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि वो नाम का बस सीईओ है, बल्कि उससे तो ज़्यादा स्मार्ट और वॉसी वाइज ईजून का था। और आज भी ईजून और सीईओ का टाई बिल्कुल सेम था, जो देख के सीईओ कहती है टाई अच्छा है। ईजून अपना टाई थोड़ा लूज करके खुद को कैजुअल दिखाना चाह रहा था, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं कि आप कंपनी की बॉस से अच्छा लगो। इसके बाद ईजून जब लिफ्ट में आती है, दो लड़की उसके ऊपर लाइन मारे जा रहा था और एक लड़की तो उसे पूछ ही लेता है, क्या आज काम के बाद तुम फ्री हो तो क्या हम लोग डिनर पे चल सकते हैं? जबकि साइड में खड़ी हुई लड़की ये सब सुन के तो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। और जैसे ही यूजून लिफ्ट से बाहर निकलती है, वो लड़की खींच के ले जाती है उसे साइड में और फोर्सफुली उसे यहाँ किस कर लेती है। ईजून उसे खुद से दूर करती है और कहती है, तुम मुझे जैसा लड़का समझ रही हो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। हम दोनों की ब्रेकअप हुए बहुत सालों हो गए और तुम भी मेरे से मूव ऑन कर लिया। अभी तो तुम्हारे शादी भी होने वाला है, इसलिए ये सब मत करो। मतलब ये लड़की उसकी एक्स था। हाँ, मैं तुम्हें खुश कर सकती हूँ तुम्हारी शादी में महंगी तोहफे देके। इतने में यूजून देखती है किसी ने उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लिया था। वो दौड़ के जाती है देखने के लिए तक कौन था, लेकिन वो देख नहीं पाता, बस उसकी बैग देख पाता है और समझ पाती है एक लड़की थी, व्हाइट टी शर्ट पहनी थी। जब वो ऑफिस के अंदर आती है, यहाँ तो अलग ही रूमर्स फैला हुआ था कि नया कोई मैनेजर आने वाला है, जिसके बारे में सबको पहले से ही पता है कि वो उस मैनेजर की नेचर कैसा है। इसलिए सारे एम्प्लॉय डरा हुआ था, क्योंकि मैनेजर का नाम था ईना। और बोले तो ये मैनेजर बिल्कुल रेड फ्लैग था। काम के बीच में गलतियां बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और जिस भी टीम को लीड करती थी उस टीम का उनका जीना हराम करके रख देता था। और 5 साल बाद फिर से वो वापस आ गया। सारे टीम मेंबर डरा हुआ था कि उन लोगों की टीम को लीड ना करे। इवन तो जैसे काम डाउन स्टार्ट हो गया था, सारे एम्प्लॉय ग्रुप मैसेज में चैटिंग किया जा रहा था, अभी मिस ईना किस फ्लोर में है। और हर कोई ही सोच रहा था, है गॉड मिस ईना हम लोगों की टीम को लीड ना करे। और हम लोग देखते हैं मिस ईना आ जाता है ऑडिटर टीम में, जो देख के तो बस उनका हो ही जाता है।
अब क्या ही कर सकते हैं, पूरी किस्मत ना चाहते हुए भी। सारे एम्प्लॉय को फेस में स्माइल लेके कपकपाती टांगों में खड़ा होके इस नए मैनेजर को वेलकम करती है। और जो मिस ईना को अच्छे से पता था कि उसके आने से कोई खुश नहीं था, वो सबसे मिलती है और जब ईजुन से वो हैंडशेक करती है, वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कि वो पहले से ही उसे जानता है। इसके बाद वही होता है जिसका होने की सबकी डेट था और यहाँ एक एम्प्लॉय मिस ईना को फ्री में एडवाइस देने के लिए आती है कुछ काम के बारे में। लेकिन मिस ईना उसे इतनी बातें सुनाती है उसके कान से खून निकलने की बाकी थी। सारे एम्प्लॉय की तो पहले से ही फटी पड़ी थी, ऊपर से मिस ईना बाहर आके कहती है मैं सब एम्प्लॉय से एक एक कर बात करना चाहती हूँ, इसलिए एक एक करके मेरे केबिन में आओ। और बस क्या था, मिस ईना की बातों को फॉलो करते हुए एक एक करके सारे एम्प्लॉय अंदर तो जाती है ठीक ठाक, लेकिन जब बाहर आती है वो अपने पैर में खड़े होने की कंडीशन में नहीं रहता। मिस ईना उन लोगों को इतनी बातें सुनाती है। ये बाकी एम्प्लॉय की जहाँ ये हालत था, हमारा यूजुन का तो चिल मूड था और वो हंस के कह रहा था मुझे तो नहीं लगता मेरे साथ कुछ बुरा होगा क्योंकि मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और कुछ दिन पहले ही मैं मिस्टर कांग को पकड़ाया था, लगता है मेरा तो प्रमोशन ही हो जाएगा। कुछ मिनट के बाद ईजुन का बारी आ जाता है और जब वो अंदर जाती है, यहाँ 3 मिनट का टाइम सेट हुआ था, लेकिन ये 3 मिनट में 3 साल की मेहनत में एसिड गिरा देती है। मिस ईना कहती है तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम 3 नंबर ऑडिटर टीम के साथ आज से काम करोगे। जो सुन के तो ईजुन का जैसे सारी दुनिया ही उजड़ जाती है, क्योंकि ये वही टीम था जिसका काम यूजुन को डिस्कस्टिंग लगता था और आज किस्मत की खेल उसे उसी टीम के साथ काम करना पड़ेगा। नहीं, ये तो सीधा सीधा उसे इंसल्ट किया गया था, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। वो यहाँ बहुत सारे एक्सक्यूज देने की कोशिश करता है, जैसे कि मैं मेरी टीम के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद मैं उस टीम पे शिफ्ट हो जाऊंगी। लेकिन यहाँ भी मिस ईना उसे ऐसी बातें कहती है जिसकी रिप्लाई में उसके पास कुछ नहीं था। ईना कहती है तुम ऐसा कह रहे हो जैसे कि तुम कुछ महान इंसान हो। एप्पल कंपनी की ओनर मर गया था तो क्या एप्पल कंपनी बंद हो गया, इसलिए तुम्हारे अलावा भी उन लोगों का काम चल जाएगा। और क्या था, बेचारा यूजुन मुरझाया हुआ फूल की तरह अपनी सीट में आके बैठ जाती है और यहाँ उसके कलीग्स लोग उसे ऐसे सिंपैथी दे रहा था जैसे कि उसका कोई मर गया है, बेचारा यूजुन। और फाइनली वो अपनी पूरी किस्मत को एक्सेप्ट करके टीम नंबर 3 पे आता है और जैसा उस टीम का काम था ठीक वैसा ही उन लोगों का बिहेवियर, जो ईजुन को बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग लगता है। और सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को ही इस कंपनी का एक डिपार्टमेंट की एक एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर शन था और वो अपनी कलीग्स के साथ बैठा हुआ था। उसकी वाइफ कॉल करके कहती है आज रात को जल्दी घर आना, लेकिन वो कहती है मुझे आने में लेट होगा लेकिन मैं कोशिश करूंगी। जो सुन के मिसेस शन को बुरा लगता है, मिस्टर शन अपनी कलीग के साथ बात भी कराती है अपनी वाइफ को और पता नहीं क्यों मिसेस सन इसमें बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और गुस्से में कॉल कट कर देता है। इधर ईजुन जो अपने सीट में बैठा हुआ था, तभी उसके पास कॉल आ रही थी। उसकी एक एम्प्लॉय कहती है बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपना कॉल अटेंड करना चाहिए। और वो जब कॉल उठाती है, दूसरी साइड से एक लेडी अपना कंप्लेंट बताती है कि उसकी बॉस की बॉडी से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, इसलिए इमरजेंसी एयर प्यूरीफाई चाहिए। जो सुन के ईजुन बहुत ज़्यादा हैरान था। कहाँ एक टाइम था जब ईजुन लाखों का करप्शन पकड़ता था और मिस ईना आज उसका ये हालत बना दिया। लेकिन यहीं पे ख़त्म नहीं होता, तभी वहाँ एक लेडी आती है और कुछ टिश्यू पेपर उसके हाथ में डाल देता है और कहता है इसमें सबूत है मेरे हस्बैंड जो मेरे से चीट कर रहा है उसका, इसलिए जल्दी से फॉरेंसिक के लिए भेजो, क्योंकि ये मैं बहुत मेहनत से डस्टबिन से निकाला। जो सुन के तो ईजुन का बस हो जाता है, उसकी हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो वॉमिटिंग करने ही वाला था। और ऐसे करते हुए उसे मिस ईना भी देख लेता है और ईजुन का ऐसे हालत में जैसे उसे अच्छा ही लग रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग CEO को देखते हैं जो आज कंपनी के मैनेजर के साथ कुछ मीटिंग कर रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद सारे मैनेजर बॉस को उन लोगों के साथ डिनर करने के लिए कहती है, लेकिन बॉस कहती है मुझे फैमिली में जाना होगा क्योंकि वहाँ मेरी वाइफ मेरे लिए वेट कर रहा है। और पता नहीं क्यों ये सुन के उसकी असिस्टेंट को अच्छा नहीं लगता, ऐसा लग रहा था वो अपने बॉस को लाइक करता है। इधर हम लोग मिसेस सन को देखते हैं जो अपनी
हस्बैंड को कॉल के ऊपर कॉल और मैसेज किया जा रहा था, लेकिन किसी भी कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा था मिस्टर सन, क्योंकि वो इधर अपने कलीग के साथ एक मीटिंग में बिजी था। मिसेस सन इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो उसी बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाता है जहां मिस्टर सन की सारे ऑफिशियल मीटिंग होता है। नीचे यहाँ मिस्टर सन की कार भी खड़ा हुआ था जिसमें वो किसी के साथ रोमांस कर रहा था, जो देख के तो मिसेस सन अपना आपा खो बैठता है और जोर जोर से कार के दरवाजा में मारने लग जाता है। तभी पीछे से मिस्टर सन उसे आवाज़ देता है। मतलब कार के अंदर जो पर्सन था वो मिस्टर सन नहीं था। घर में आके मिस्टर सन कहती है, तुम मेरे काबिल नहीं हो, तुम्हारी वजह से सारे कलीग्स के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। इधर हम लोग यीजून को देखते हैं जो कुछ दिन पहले ऑफिस जाने से बहुत ज़्यादा खुशी फील करता था, आज मरे हुए मक्खी की तरह घर लौटता है। नेक्स्ट डे वो फिर से अपना किस्मत को मान के रेडी सेडी होके ऑफिस पहुंचती है जहां उसके लिए कोई वेट कर रहा था और वो था मिसेस सन। एक्चुअली मिसेस सन कल अपने हस्बैंड की ड्रेस को चेक किया था जहां उसे एक लेडी का बाल भी मिला और उसी बाल को लेके आया था आज इधर सबूत के तौर पे। और जो देखिए कहती है, मुझे पता है मेरी हस्बैंड मुझसे चीट कर रही है, इसलिए मुझे चाहती हूँ आप लोग जल्द से जल्द उसकी पता लगाइए। और इस बात को ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था जैसे कि ये केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि यीजून को इन सब से बहुत ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा था और उसका मन कर रहा था कि मिसेस सन को कह ही दे ये सब नॉर्मल बात है, इसलिए आप शांति से घर जाइए। जबकि उसकी एक एम्प्लॉय कहती है, मैं आपकी टेंशन समझ सकती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग जल्द से जल्द इसकी पता लगा लेंगे, आप आराम से घर जाइए। जो सुन के यीजून थोड़ा हैरान होता है। इसके बाद यीजून वो हेयर की एनवलप लेके मिस्टर सन की डिपार्टमेंट में जाती है जहाँ वो कुछ एम्प्लॉय को बात करते हुए सुनती है कि मिसेस सन तो कल हंगामा ही कर दिया था। मुझे तो मिस्टर सन के लिए बुरा लग रहा था बेचारा। और जब मिस्टर सन को वो देखती है तब वो एक एम्प्लॉय के साथ किसी बात को लेकर डिस्कस कर रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उन दोनों के बीच एक कलीग के अलावा और कोई रिश्ता होगा। यीजून को सब कुछ नॉर्मल लगता है और फिर से वो अपने ऑफिस में लौट आती है जहां और एक नया केस आता था जिसके इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो सारे एम्प्लॉय जाता है नीचे बगीचे में जहां एक एक घास हटा के वो कुछ ढूंढ रहा था। तभी यहाँ मिसेस सन यीजून को कॉल किया जा रहा था बार बार। वो इरिटेट होकर कॉल उठाती है और गुस्से में कहती है, प्रॉब्लम आपके हस्बैंड में नहीं बल्कि आप में है, इसलिए आप जल्द से जल्द किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। और गुस्से में कॉल कट कर देती है। इधर ईना वही सारी डेटा चेक कर रहा था, जैसा कि वो मैनेजर है तो उसका ये काम है। यहाँ वो मिस्टर सन की वो केस भी देखती है। तभी उसके सामने से मिस्टर सन जा रहा था और हमारी ईना जिसकी चील की निगाहें थी वो समझ ही जाती है मिस्टर सन और उसकी कलीग्स के बीच कुछ तो चल रहा है। इसके बाद लिफ्ट में मिस ईना की मुलाकात होती है यीजून से। ईना पूछती है मिस्टर सन की उस रिपोर्ट के बारे में। यीजून बताती है वो एक नॉर्मल था, इसलिए मैं वो रिपोर्ट क्लोज कर दिया है। तभी वो फ्लोर आ जाती है जो मिस्टर सन की डिपार्टमेंट की था। यहाँ सारे एम्प्लॉय तो आती है लेकिन मिस ईना मिस्टर सन और उस एम्प्लॉय को नहीं देख पाती। वो दोनों है कहाँ ये जानने के लिए। तुम सब लोग मिलके कहाँ जा रहे हो, एक एम्प्लॉय कहती है। ग्रुप डिनर में। हीना कहती है लेकिन मिस्टर सन को दिखाई नहीं दे रही है। एक लड़की बताती है एक्चुअली वो और एक एम्प्लॉय कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाली है, इसलिए आज की डिनर वो लोग अटेंड नहीं कर पाएगा। हीना यहाँ एक खेल खेलती है और कहती है अच्छा तो आप लोग डिनर के लिए जा रहे हो, चलो आज की डिनर की ट्रीट मेरी तरफ से, आप लोग आराम से अपनी ऑफिस में जाइए, ये मैं खाना ऑर्डर कर दे रही हूँ। हीना के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। यहाँ सारे एम्प्लॉय अंदर चला जाता है। ईना नीचे आ जाता है और हम लोग देखते हैं मिस्टर सन को जो उसी एम्प्लॉय के साथ अपने अंदर की गर्मी शांत कर रहा था। सारे एम्प्लॉय के सामने मिस्टर सन पकड़ा गया था। इधर नीचे यीजून ईना को कह रहा था मुझे उस रिपोर्ट के बारे में एक नया रिपोर्ट बना के दो, क्योंकि उसे तो पता नहीं था ईना मिस्टर सन को आउट कर दिया है। वो लोग बात करते हुए जा ही रहा था तभी एक कार उन लोगों की तरफ बेकाबू हो आ जाता है और उन लोगों को धक्का मारने वाला था। यीजून खुद के साथ साथ ईना को भी बचाता है और इस चक्कर में वो दोनों नीचे गिर जाता है। और हम लोग देखते हैं इस कार को ड्राइव कर रहा था मिसेस सन और वो यहाँ आया था यीजून को मारने के लिए।
और सामने ईजुन को देख के मिसेस सान एक रॉड उठा के उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, जो देख के तो ईजुन की हालत खराब हो जाता है और यहाँ उसकी बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने वाला था। तभी ईना उसे पकड़ लेता है, ठीक, और उसकी बाहों में ही ईजुन बेहोश हो जाता है और यही पे एपिसोड खत्म होता है। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ, आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। सब्सक्राइब जाने में कौन सा पैसा लगता है, इसलिए प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।